क्योंकि मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, इसीलिए मेरी आवाज़ में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए यहाँ से ही एक शॉर्ट इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू कर देते हैं। Snitching on my facts. Back it up, back it up. 2, 2, 3 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिंसुक को सामने की तरफ एक वेबेरियन नज़र आता है, जिसे देखने के फौरन बाद ही हिंसुक किम को बता देता है कि सामने की तरफ मुझे एक वेबेरियन नज़र आ रहा है। किम को पहले तो वेबेरियन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब किम ठीक तरीके से देखता है तो किम को भी वेबेरियन कार के पीछे छुपा हुआ नज़र आ जाता है। तो हिंसुक किम से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो बाईसाइकिल को इस तरह ही चलाता रहे या फिर यहीं पर रोक दे। किम पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम आगे की तरफ बाईसाइकिल को चलाते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले ही पल एक एक्स उड़ते हुए उस वेबेरियन को जाकर लगती है और वो वेबेरियन एक ही एक्स में निपट जाता है, जिसे हिंसुक बाईसाइकिल चलाते हुए देख रहा होता है। अब अगला एपिसोड यहीं से शुरू होता है। किम माना स्टोन को अपनी सब स्पेस के अंदर रखते हुए कहता है, तुम सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ मॉन्स्टर्स के ऊपर ध्यान दो, पीछे मुड़कर मत देखना। थोड़ी दूर जाकर हिंसुक किम को कहता है, मुझे यहाँ से टनल की एंट्रेंस दिखाई दे रही है, और साइकिल को अचानक से रोक देता है। किम कहता है, ओह तो यहाँ पर है वो टनल जिसे हमें क्लियर करना है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये एंट्रेंस इतनी ज़्यादा करीब होगी, क्योंकि हिंसुक ने वहीं पर साइकिल को रोक दिया था। इसीलिए किम हिंसुक से पूछता है कि तुमने बाईसाइकिल को यहीं पर क्यों रोक दिया। किम ये बात कर ही रहा होता है, इतने में किम को पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। किम जब पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं कि किम के पीछे एक वेबेरियन खड़ा होता है, जो उसकी तरफ आहिस्ता से बढ़ रहा होता है। किम जब अपने आसपास देखता है तो बहुत से वेबेरियंस ने उन्हें घेरा होता है। दूसरी तरफ हिंसुक पसीना पसीना हो रहा होता है और कांपते हुए कहता है कि हमें घेर लिया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंसुक इतना ज़्यादा डर गया होता है कि उसके मुंह से ठीक तरीके से शब्द भी नहीं निकल रहे होते। वहीं सामने से एक वेबेरियन बड़ी ही तेज़ी से गुर्राते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हिंसुक अपने मन में सोचते हुए कहता है, भले ही हमारे पास ये बाईसाइकिल है, फिर भी हम इनके चंगुल से नहीं बच पाएंगे। लगता है आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। भले ही इस लड़के की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा वेबेरियंस को साथ में संभाल नहीं पाएगा। हिंसुक अपने मन में ये सोच ही रहा होता है। हिंसुक के पीछे खड़े हुए अपने सिस्टम के साथ कुछ कर रहा होता है और कहता है, डैम इट यार, मैं अपनी एबिलिटी को और ज़्यादा देर छिपाना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन देखकर लगता है कि मैं इसे और ज़्यादा देर तक छिपा नहीं पाऊँगा। लगता है मुझे तुम्हारे सामने अपनी एबिलिटी को रिवील करना ही होगा। हम देखते हैं कि किम ने सिस्टम को एक ऑप्शन को अनलॉक करने के लिए माना स्टोन दिए होते हैं। असल में ये माना स्टोन किम ने कूल डाउन टाइम को कम करने के लिए दिए होते हैं। तो हिंसुक को समझ नहीं आता कि किम इस वक्त क्या कर रहा है, क्योंकि बहुत से वेबेरियंस किम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो हवा में उंगलियां चलाने में लगा हुआ है। हिंसुक किम से पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। किम हिंसुक की इस बात का जवाब नहीं देता। किम को नोटिफिकेशन आता है कि आपका एक माना स्टोन ले लिया गया है और कूल डाउन टाइम को 5 सेकंड से कम कर दिया गया है, और अब कूल डाउन टाइम 25 सेकंड हो चुका है। इसी तरह फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है, आपसे एक माना स्टोन ले लिया गया है और आपके कूल डाउन को 5 सेकंड से कम कर दिया गया है। अब आपका कूल डाउन टाइम 20 सेकंड हो गया है। इसी तरह से 3-4 और नोटिफिकेशन आते हैं और कूल डाउन टाइम
उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है। सिस्टम बताता है कि अब कूल डाउन टाइम 5 सेकंड रह गया है। फिर हमें ड्रोन को दिखाया जाता है। ड्रोन आते हुए कहता है कि इस वक्त आपकी स्केल का कूल डाउन टाइम 5 सेकंड हो गया है, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपको कूल डाउन टाइम को और भी ज़्यादा कम करना है तो आपको अपनी सब स्पेस को अपग्रेड करना होगा। अब सारे के सारे वेवेरियंस किम और हिंसुक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि एक वेवेरियन हिंसुक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वो वेवेरियन हिंसुक को छू भी पाता, पीछे से किम की आवाज़ आती है। किम कहता है शिप। किम के ये कहते ही उस वेवेरियन को आकर एक एक्स लगती है और वो वेवेरियन उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। हिंसुक किम की तरफ पीछे देखता है, तो जब हिंसुक किम की तरफ देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि किम के पीछे एक पोर्टल खुला होता है जिसके अंदर बहुत से ड्रोन उड़ रहे होते हैं और उसके अंदर पूरा का पूरा लॉजिस्टिक सेंटर हिंसुक को दिखाई दे रहा होता है। किम सबस्पेस के अंदर से एक एक्स को निकालते हुए कहता है हिंसुक, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो तुम मेरे पीछे खड़े हो सकते हो। अगर तुम मेरे पीछे नहीं आए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो किम की ये बात सुनकर हिंसुक शौक से बाहर आता है और कहता है ठीक है। हिंसुक अपने मन में सोचता है आखिरकार ये लॉजिस्टिक सेंटर यहाँ क्या कर रहा है। जहाँ इसको होना चाहिए था वहाँ से तो ये पूरी तरह से गायब हो चुका था। हिंसुक ये सोच ही रहा होता है, इतने में हिंसुक को पीछे से एक वेवेरियन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हिंसुक उस वेवेरियन की तरफ देखता है। वो वेवेरियन हिंसुक के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका होता है, जहाँ पर के हिंसुक उसको डॉज भी नहीं कर सकता। इतने में किम की एक्स उस वेवेरियन को आकर लगती है और डायरेक्ट हिट के साथ ही वो वेवेरियन दूर जाकर गिरता है और मारा जाता है। हम देखते हैं कि इस वेवेरियन को मरता देखकर दूसरे वेवेरियन गुस्सा हो जाते हैं और किम पर रॉर करने लग जाते हैं। तो जैसा कि हमें पता है वेवेरियन हमेशा कमज़ोर शिकार को ही प्रेफर करते हैं, तो ये वेवेरियन भी हिंसुक के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इससे पहले कि ये वेवेरियन हिंसुक के ऊपर अटैक कर पाता, किम हिंसुक और इस वेवेरियन के दरमियान एक पोर्टल को खोल देता है, जिसके शील्ड से टकराकर वेवेरियन का एक दांत टूट जाता है और फोर्स की वजह से दोनों ही इधर उधर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वेवेरियन अभी भी मरा नहीं होता और अपने आप को संभालते हुए किम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो किम वेवेरियन को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वेवेरियन की तरफ एक एक्स को फेंकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किम का निशाना इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो किम का निशाना चूक जाता है और वो वेवेरियन एक्स को डॉज कर लेता है और किम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। तो किम की फिक्र करते हुए हिंसुक किम को आवाज़ देता है, लेकिन किम अपने पीछे पोर्टल को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद उस वेवेरियन के ऊपर एक एक्स को शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो वेवेरियन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और मारा जाता है। तो इस प्रकार की स्ट्रैटजी को देखकर हिंसुक शॉक हो जाता है और एक ही जगह पर स्टक हो जाता है और अपने मन में किम को देखते हुए कहता है वाकई में ये एबिलिटी अनबिलीवेबल है। आखिरकार इस लड़के के पास वो लॉजिस्टिक सेंटर आया तो आया कैसे। इन एक्सिस को पैक्स नाम के कुछ रोबोट्स बड़ी ही स्पीड से बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब मुझे ये देखकर इन वेवेरियंस के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि ये जो मेरे सामने लड़का खड़ा है ये इन सारे के सारे वेवेरियंस से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसके यहाँ पर रहते हुए कोई भी वेवेरियन मुझे छू भी नहीं सकता है। ये लड़का हमारे लिए इस टनल को भी क्लियर कर सकता है और हम इस टनल का इस्तेमाल करते हुए अपनी फैमिलीज़ के पास भी जा सकते हैं। हमने कार या
बाईसाइकिल को चूज़ करने के बजाय डिलीवरी व्हीकल्स को चूज़ किया ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के पास सप्लाईज़ को पहुंचा पाएँ, क्योंकि रास्ते में हमें बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा उठाना पड़ेगा। मैं क्यूरियस हूँ कि इस लड़के को व्हीकल्स की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है जिसकी मदद से ये किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास भी ये एबिलिटी होती तो मैं अपनी फैमिली के पास और भी ज़्यादा जल्दी पहुंच सकता था। लगता है ये लड़का एबिलिटी होने के बावजूद भी अपनी फैमिली तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसे अपनी फैमिली तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, इसीलिए इसे एक व्हीकल की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि किम के डर से सारे के सारे वेबेरियंस टनल की तरफ भागने लग जाते हैं। तो हिंसुक कहता है लगता है खतरा अब टल गया है। किम कहता है लगता है ये वेबेरियंस उन बददिमाग ऑर्क मॉन्स्टर्स से तो ज़्यादा ही दिमागदार हैं। तभी किम की सब स्पेस के अंदर किम के एक्सिस के साथ कुछ माना स्टोन भी अंदर जाने लगते हैं। तो हिंसुक किम से पूछता है आखिरकार मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी सब स्पेस के अंदर एक्सिस तो जा रहे हैं, इनका लॉजिक तो मुझे समझ आता है, लेकिन इन ब्लू कलर्स के क्रिस्टल का क्या काम है जो ये सब स्पेस के अंदर जा रहे हैं। तो किम कहता है तुमने माना स्टोन को पहले कभी नहीं देखा है क्या? तो हिंसुक कहता है क्या ये माना स्टोन क्या होता है? तो किम कहता है ये माना स्टोन हमारी एबिलिटी को अपग्रेड करने में काम आते हैं। तो हिंसुक कहता है क्या माना स्टोन की मदद से एबिलिटी को अपग्रेड भी किया जा सकता है क्या? तो चलो मैं भी कभी ना कभी इसे ट्राई कर कर ज़रूर ही देखूंगा। तो किम कहता है ठीक है, तुम भी कभी ना कभी इसे ट्राई कर लेना। तो किम कहता है लगता है इन्होंने इसीलिए उस ऑर्क मॉन्स्टर के अंदर से माना स्टोन को बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि इन्हें माना स्टोन के बारे में पता ही नहीं था। लगता है सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग तरीके से काम करती हैं, क्योंकि मेरे पास जो सिस्टम है वो सिस्टम हिंसुक के पास नहीं है। तो हिंसुक मिट्टी को सरकाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो ये सिस्टम है वो इतनी रफ्तार से एक्स को बाहर की तरफ शिफ्ट करता है कि वो बुलेट की रफ्तार को भी फेल कर दे। तो मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम तो अकेले ही इस सारे के सारे टनल को क्लियर कर सकते थे। तो किम इसकी ये बात सुनकर अजीब तरीके से मुंह बना लेता है और कहता है कि मेरा प्लान तो यही था, मतलब कि मुंह पर नहीं बोलता, बस मन में सोच रहा होता है। तो किम का ये रिएक्शन देखकर हिंसुक को पता लग जाता है कि किम किस बारे में सोच रहा है। हिंसुक कहता है तो क्या तुम वाकई में अकेले ही इस टनल को क्लियर करने के लिए आने वाले थे? तो किम कहता है असल में मेरा प्लान पहले तो ये था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस टनल को आकर देखूंगा। अगर इस टनल को क्लियर करने में ज़्यादा खतरा होता तो मैं इसे अकेले ही क्लियर ना करता, लेकिन अगर ज़्यादा खतरा ना होता तो मैं इसे अकेले ही क्लियर कर देता। हिंसुक किम से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे प्लान को ख़राब कर दिया। तो किम कहता है कोई बात नहीं, हमें अब वापस चलना चाहिए, पहले ही वो वेबेरियंस यहाँ से वापस जा चुके हैं, अगर वो और ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए तो फिर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वैसे भी मेरा यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्ते का ही पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर गुम हो जाता। तो हिंसुक के दिमाग में जो सवाल आ रहा होता है वो उसे किम से पूछ ही लेता है। हिंसुक किम से कहता है कि तुम्हें व्हीकल्स की क्यों ज़रूरत है? क्या तुम्हें अपनी फैमिली तक जाने के लिए व्हीकल्स की ज़रूरत है या फिर किसी और काम के लिए? तो किम बताता है कि असल में मेरी फैमिली के मेंबर्स अलग अलग जगह पर रहते हैं। जो ज़्यादा करीबी मेंबर है वो गैंगनाम सिटी में रहता है, तो मुझे वहां तक जाने के लिए व्हीकल की ज़रूरत है। तो किम की ये बात सुनकर
hyun के दिमाग में कोई चीज़ ट्रिगर होती है क्योंकि ये जो सिटी है जहाँ पर वो अभी हैं उसका नाम है गुनपो सिटी और उसके दरमियान में इंडियोक वोन सिटी आती है और फिर गैंगनाम सिटी आती है और जो इंडियोक वोन सिटी है वहाँ पर hyun की फैमिली रहती है। तो hyun किम को कहता है कि जहाँ तुम गैंगनाम डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो उससे पहले एक इंडियोक बोन सिटी आती है जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। तो क्या अगर मैं तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना दूँ तो क्या हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सुनकर किम एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। इससे पहले कि किम कोई जवाब दे पाता उससे पहले hyun कहता है वैसे भी हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के लिए मदद होगी। भले ही तुम्हारी डेस्टिनेशन गैंगनाम सिटी है और मेरी इंडियोक वोन सिटी, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जितना वक्त दूसरों को वहाँ पर जाने के लिए लगेगा मैं तुम्हें उससे ज़्यादा स्पीड में वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। मैं इसमें 1% भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं सेफली अपने घर तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हुए तो तुम मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकते हो और अगर तुम्हें मेरे फूड की ज़रूरत भी पड़ी तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है ये बुरा आइडिया नहीं है क्योंकि नो डाउट इस बंदे की ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अगर ये मेरे साथ नहीं होगा तो ये दूसरे लोगों को बता सकता है कि मेरे पास किस तरह की एबिलिटी है और अगर ये मेरे साथ रहेगा तो फिर ये किसको बताएगा कि मेरे पास इस तरह की एबिलिटी है, क्योंकि अगर मेरी एबिलिटी के बारे में रिवील हो गया तो पूरी की पूरी इंसानियत या कोई ग्रुप मेरे पीछे लग सकता है। इसीलिए मुझे इसको अपने साथ रख लेना चाहिए। इस तरह से मैं भी इस पर ट्रस्ट कर पाऊंगा और ये भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। ये सोचते हुए किम hyun को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। तो किम की ये बात सुनकर hyun बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो फिर किम hyun को खुश होते देखकर कहता है लेकिन उससे पहले मैं इस टनल को अकेला ही क्लियर करना चाहता हूँ और तुम्हें मेरी एबिलिटी को दूसरे लोगों से हिडन रखना होगा। तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना होगा जिसमें कि किसी को मेरी एबिलिटी के बारे में पता भी ना चले और मैं अकेला ही टनल को क्लियर कर लूँ। तो hyun खुश होते हुए अपनी छाती के ऊपर हाथ ठोकते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं सारी की सारी चीज़ों को संभाल लूँगा। अब यहाँ से सीन बेस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर hyun ने सारे लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लिया होता है और कहता है आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मिस्टर किम ने कहा है कि वो टनल के मामले को पूरी तरह से संभाल लेंगे। जी हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ सवालात होंगे लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। आप सब लोगों को बस टनल के बाहर खड़ा होने की ज़रूरत है। बाकी मिस्टर किम अंदर जाकर सारे के सारे वेरियंस को मार देंगे। आप सब लोगों को बस टनल के बाहर रहने की ज़रूरत है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि मिस्टर किम की एबिलिटी क्या है, लेकिन आपको बस आम खाने में दिलचस्पी लेनी चाहिए, ना कि गुठलियों को गिनने में। तो hyun की ये बात सुनकर किम इस तरीके का रिएक्शन देता है और कहता है कि आखिरकार ये बंदा सबको मेरी एबिलिटी के बारे में बताकर ऐसे कैसे इसको सीक्रेट रखेगा। तो hyun की ये बात सुनकर भीड़ में खड़े कुछ लोगों में से एक कहता है क्या मिस्टर किम पूरे के पूरे टनल को क्लियर कर देंगे, वो भी हमारे लिए। दूसरा कहता है लेकिन वो कैसे। तीसरा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मिस्टर किम पूरे के पूरे टनल को अकेले ही कैसे क्लियर करेंगे। तो hyun कहता है मेरी बताई गई बात आपके कानों में घुसी नहीं क्या। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मिस्टर किम टनल को कैसे क्लियर करेंगे। आपको बस बाहर खड़े रहना है और मिस्टर किम टनल को क्लियर कर देंगे। तो किम अपने मन में सोचता है यहाँ पर तो माहौल बहुत ही ज़्यादा डेंस हो गया है
क्योंकि सभी लोग मेरी एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरी एबिलिटी किस तरीके की है और मैं कैसे पूरे के पूरे टनल को क्लियर करूंगा। सभी लोगों का ध्यान मैनेजर की तरफ चला जाता है। किम अपने मन में सोचते हुए कहता है, लगता है मेरी मौत मेरे से बहुत ही ज्यादा करीब हो गई है। किम ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। किम अपने मन में सोचता है, लगता है ये इस बारे में बात कर रहे हैं कि इनके पास ज़्यादा सप्लाईज नहीं हैं यहाँ रुकने के लिए। अगर ये यहाँ पर और ज़्यादा देर रुके तो ये अपनी फैमिली के पास सप्लाईज नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि इन्होंने अपने पास ज़्यादा सप्लाईज को स्टोर नहीं किया है। तभी मैनेजर किम को उसके नाम से बुलाते हैं और किम को कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे डिसीजन में कोई भी दखल अंदाजी ना करें तो ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है और तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन हम अपनी तरफ से तुम्हें हमारी इस इतनी बड़ी मदद करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर की साइड से एक आदमी एक बड़े से बॉक्स में कुछ सप्लाईज लेकर आता है और किम के सामने रख देता है। मैनेजर किम कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं और तुम्हें अपनी तरफ से शुक्रिया कर सकते हैं। मैनेजर के ये कहते ही सभी मौजूद लोग किम के सामने झुक जाते हैं। किम सबको इसके लिए मना करने लगता है, लेकिन हियुनसुक किम को कहता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आजकल के इस अपोकलिप्स बड़े वर्ल्ड में सप्लाईज को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अगर इन सिचुएशन में तुम्हें कोई सप्लाईज को दे रहा है और वो अपनी तरफ से तुम्हें शुक्रिया कह रहा है तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने इन सप्लाईज को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ बड़ी ही दर्द देने वाली होगी। आखिरकार तुम्हारी भी कोई फैमिली होगी। तो हियुनसुक की ये बात सुनकर किम भी अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। किम अपनी फैमिली के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मैनेजर को एक आदमी आकर कहता है कि हम कल से अलग होने वाले हैं, तो आखिरकार हमने उस चीज़ को छुपा क्यों रखा है, हमें उसे निकाल लेना चाहिए, बाद में उसे निकालने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैनेजर कहता है तो ठीक है, फिर उस चीज़ को बाहर निकाल लो। तभी हमें पता लगता है कि ये सब बियर के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि फ्री का माल है। तो मैं इसे यहाँ से स्किप करने वाला हूँ क्योंकि हमका ये पार्टी शार्टी पसंद नहीं आती। लाहो वाला कुवता, हम इंट्रोवर इंसान होती और अगर तुम भी इंट्रोवर इंसान होती तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेती और चैनल को सब्सक्राइब कर लेती। अगर ना भी होती तो फिर भी करती, आई मीन इंट्रोवर। तो यहाँ से सीन अगली सुबह की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर किम के सामने सभी लोग खड़े होते हैं। किम सभी को कहता है अब मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ और उस टनल को क्लियर कर कर मैं वापस आ जाऊँगा। ये कहकर किम आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो जब किम टनल के पास पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि किम के सामने बहुत से बारबेरियन टनल की दीवार से चिपके हुए होते हैं और किम का घात लगाकर इंतज़ार कर रहे होते हैं। उन सभी बारबेरियंस को देखकर किम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर छोटे किम को दिखाया जाता है जिसकी धुलाई किसी ने की होती है और हम देखते हैं कि किम की धुलाई होने की वजह से उसकी एक आंख भी बड़े ही गंदे तरीके से सूज गई होती है। तो ये देखकर किम के फादर किम को कहते हैं तुम दोनों ने फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो किम अपने सिस्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है ये थी जिसने पहले लड़ाई शुरू की थी। तो किम की बहन गुस्सा होते हुए कहती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ, जिसने के पहले लड़ाई की थी वो तुम हो। और इसी तरह से वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। किम के फादर ये देखकर कहते हैं
तुम दोनों आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतानी करते हो, लेकिन जब तुम दोनों लड़ते हो तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में बस एक ही इकलौता मेंबर चाइल्ड था, इसीलिए मुझे ज़्यादा तो भाई बहन के प्यार के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब मैं दूसरे भाई बहनों को एक दूसरे के साथ देखता था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी, और मुझे तुम दोनों को देखकर भी बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है। भले ही आज तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और उस दिन तुम्हारा मन ये सोचकर भर आएगा कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पास क्यों नहीं है। देख लेना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद ही रियलाइज हो जाएगा। इससे पहले कि किम के फादर किम को और भी ज़्यादा ज्ञान दे पाते, किम के फादर के पास किचन का चमचा आता है और किम की मदर वहां पर आते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम किचन में आकर मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद करो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं किचन में तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। ये देखकर किम एक स्माइल पास करता है। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं। अब हमें एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर को चढ़ गई होती है और वो शराब की बोतल को पकड़कर रोते हुए कह रहे होते हैं, ओ मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कोई कहता है कि मैनेजर को फिर से चढ़ गई है, इनसे बोतल को कोई छीन लो, वरना ये इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे। ये रात इसी तरह से सब हंसी खुशी बिता देते हैं और सो जाते हैं। आधी रात के वक्त हमें हिंसुक को दिखाया जाता है, जो नींद से जाग जाता है और कहता है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली, अब मुझे वॉशरूम जाना होगा। हिंसुक जब किम की तरफ देखता है तो किम अपनी जगह पर हिंसुक को नहीं मिलता, तो हिंसुक किम को ढूंढते हुए बाहर खड़े हुए गार्ड्स को जाकर पूछता है कि तुमने मिस्टर किम को कहीं देखा है क्या? तो उनमें से एक बताता है, हाँ, थोड़ी देर पहले मिस्टर किम आए थे और वो कह रहे थे कि वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे लगता है वो यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। तो हिंसुक भागते हुए बाहर जाता है और किम को तलाश करने लग जाता है। तो हमें बाहर किम को दिखाया जाता है, जो किसी ट्रक के अंदर सप्लाईज को लोड कर रहा होता है। हिंसुक किम के पास आता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है तुम यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो और तुम्हें यहाँ पर नींद नहीं आ रही। जब हिंसुक ट्रक की तरफ देखता है तो उसमें बहुत सी सप्लाईज और एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल रखी होती है, तो उसे देखकर हिंसुक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और किम को कहता है, माना कि तुम्हारे पास लॉजिस्टिक सेंटर जैसी एबिलिटी है, लेकिन तुम्हें इस तरह से सप्लाईज को बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों को सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा। तो किम कहता है, नहीं, मैंने पहले से ही बहुत ही ज़्यादा सप्लाईज इकट्ठा करके रखी थी, वैसे भी ये आखिरी ट्रक है जिसमें मैं सप्लाईज को लोड कर रहा हूँ। तो हिंसुक हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये आखिरी ट्रक है जिसमें तुम सप्लाईज को लोड कर रहे हो? इसका मतलब तुमने 15 ट्रक्स को सप्लाईज की मदद से लोड कर दिया है। किम कहता है, हाँ, मैंने इस ट्रक को आधा ही सप्लाईज के साथ लोड किया है, क्योंकि अगर मैंने इस ट्रक को पूरा सप्लाईज के साथ लोड कर दिया होता तो इस ट्रक को रोड पर चलने में दिक्कत हो सकती थी। तो हिंसुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि इस लड़के के पास किस तरह की एबिलिटी है कि जो ये सप्लाईज को बांटता फिर रहा है और इसने 15 के 15 ट्रक्स को लोड कर दिया है। किम कहता है, इस बात को तुम्हें सबसे राज ही रखना होगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर किम पर एक वेवेरियन अटैक कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो किम की एक्स की स्पीड से नहीं बच पाता और मारा जाता है और किम अपनी सबस्पेस के अंदर होता है। इसी तरह से एक और वेवेरियन किम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किम की सबस्पेस की शील्ड से टकरा जाता है और किम उस पर अटैक कर कर उसे मार देता है। और इसी तरह से बहुत से वेवेरियंस को किम ने मार दिया होता है,
किम अपने मन में कहता है कितना अच्छा होता कि मैं उन सबको अपनी सबस्पेस के अंदर रखकर पूरे के पूरे टनल को पार करा देता। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर किम अपने सिस्टम से पूछ रहा होता है कि मैं कोई जिंदा इंसान को अपनी सबस्पेस के अंदर रख सकता हूं। तो सिस्टम ने बताया होता है कि अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप अपनी सबस्पेस को लेवल 2 पर अपग्रेड कर लेते हैं तो आप 20 लोगों को अपनी सबस्पेस के अंदर रख सकते हैं। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर किम के सामने स्टेटस विंडो खुली होती है और उस पर बताया गया होता है कि अगर आपको सबस्पेस को लेवल 2 पर अपग्रेड करना है तो आपको 100 माना स्टोन देने होंगे। किम कहता है अभी तो मेरे पास माना स्टोन की तादाद 32 है, लेकिन मेरे ख्याल से इस टनल में 40 के करीब वेरिएंट्स होंगे जिनमें से कुछ आसपास भाग जाएंगे और मुझे माना स्टोन नहीं मिलेगा। ये तो शुक्र है मेरी स्किल का जिसकी मदद से मैंने कूल डाउन टाइम को 5 सेकंड के लिए कम कर लिया है और मैं ज़्यादा स्पीड में वेरिएंट्स को मार सकता हूँ। तभी किम की नज़र सामने की ओर जाती है जहां पर एक वेवेरियन खड़ा होता है और सामने से देखने पर वो वेवेरियन बहुत ही ज़्यादा खूंखार लग रहा होता है और शायद से ये किम पर ध्यान रख रहा है। मुझे इस वेवेरियन को देखकर लगता है कि ये बाकी वेवेरियन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वाकई में मुझे ये आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई है। किम इस वेवेरियन को देखकर कहता है क्या वाकई में ये कोई वेवेरियन है या फिर ये किसी और ही तरीके का मॉन्स्टर है। अब हमें टनल से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लेडी किम के लिए परेशान हो रही होती है और कहती है कि क्या किम वहां पर ठीक होगा। ह्यून-सुक कहता है अगर किम ज़्यादा देर तक बाहर ना आया तो हम उसे खुद वहां पर तलाश करने के लिए जाएंगे। भीड़ में खड़ा एक आदमी कहता है वो देखो वहां से कोई बाहर आ रहा है। तो जब सब उस तरफ देखते हैं तो वहां से किम बाहर आ रहा होता है जिसके हाथ पांव पर खून लगा होता है और इस तरह की सिचुएशन को देखकर सभी लोग डर गए होते हैं। तो जब किम शैडो से बाहर आता है तो सबको पता लगता है कि ये किम का नहीं बल्कि वेवेरियंस का खून है। तो सभी लोग किम को सही सलामत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि किम अगर सही सलामत बाहर आया है तो उसने ज़रूर ही सारे के सारे वेवेरियंस को मार दिया होगा। तो थोड़ी देर बाद सभी इकट्ठे हो जाते हैं और मैनेजर सबको कहता है कि वाकई में तुम सब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। तुम सब ने मेरे जैसे फुलिश इंसान के अंडर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बस एक ही चीज़ की कामना करता हूँ कि तुम सब अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहो और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारो। तो ह्यून-सुक मैनेजर को कहता है मैनेजर आपका भी शुक्रिया कि आपने हमारे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। तो ये सुनकर मैनेजर भी एक स्माइल पास करते हैं। तो किम सबको कहता है मैं ये बताना तो भूल ही गया, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपको एक बार अपने ट्रक को चेक करना है। मैंने उसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो ये सुनकर सभी पूछते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो किम कहता है अभी के लिए वो सरप्राइज़ है, इसीलिए उसे सरप्राइज़ ही रहने दो। अब सब एक दूसरे को बाय बाय कर कर टनल से अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। किम सोचता है कि आखिरकार वो वेवेरियन किस तरीके का वेवेरियन था, क्या वो कोई म्यूटेड क्रिएचर है। मैंने उसे मारने की कोशिश तो की थी लेकिन वो मेरे हाथों से बचकर निकल गया, शायद वो बाकी वेवेरियंस का लीडर हो सकता है। किम ये सोच ही रहा होता है, इतने में किम को सिटी के अंदर से किसी तरीके की आवाज़ आती है। तो जब किम सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक सोल्जर की लाश मिलती है जिसकी टांगें कटी हुई होती हैं। सामने की तरफ सोल्जर की डेड बॉडी को देखकर ह्यून-सुक डिप्रेस हो जाता है। तो किम ह्यून-सुक को डिप्रेस होता हुआ देखकर कहता है अब हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इस सोल्जर की डेड बॉडी को देखकर लगता है कि आर्मी के लिए भी यहाँ की सिचुएशन संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, इसीलिए वो इस सोल्जर की डेड बॉडी को पीछे ही छोड़कर यहाँ से निकल गए क्योंकि आर्मी कभी भी अपने किसी भी सोल्जर को
पीछे नहीं छोड़ती, खास करके उनकी डेड बॉडीज को। वहां से थोड़ा आगे आने के बाद किम को एक वेबेरियन दिखाई देता है जो किसी सोल्जर को खा रहा होता है। किम उसे देखकर कहता है, अगर मैं भी 1 महीने पहले मिलिट्री से डिस्चार्ज ना हुआ होता तो मेरा भी यही हाल होता। तो हिंसुक अचानक से ट्रक को रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि आगे की तरफ रास्ते को किसी ने ब्लॉक कर दिया होता है। देखने से लग रहा होता है कि ये किसी सोल्जर का काम हो सकता है जिसने के किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए इस रास्ते को ब्लॉक किया है। हिंसुक ये देखकर किम को कहता है, देखकर लगता है कि हमें किसी और रूट से जाना होगा। तो अचानक से किम को सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर किम हिंसुक से कहता है, रुको थोड़ी देर, सामने की तरफ देखो वो क्या चीज है। तो हमें सामने की तरफ किसी डॉग जैसे चीज को दिखाया जाता है, किसी हाउंड जैसी चीज को दिखाया जाता है, जो कि देखने से तो एक हाउंड नहीं लग रहा होता, लेकिन उसी ही तरह का कोई एनिमल लग रहा होता है, आई मीन मॉन्स्टर लग रहा होता है। किम इसे देखकर कहता है, आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आए हैं और ये यहाँ पर कितने हैं? अगर ये यहाँ पर ज्यादा हुए तो मैं इन्हें मारकर अपनी सब स्पेस को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इस मॉन्स्टर को देखकर हिंसुक बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और किम को कहता है, लगता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से यू टर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि ये मॉन्स्टर मुझे देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। किम हिंसुक को कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम वो ब्रिज देख रहे हो? तो हिंसुक कहता है, हाँ मैं उस ब्रिज को देख पा रहा हूँ। तो किम कहता है, तो क्या तुम इस ब्रिज से इस ट्रक को निकाल सकते हो? हिंसुक कहता है, देखकर लगता है कि वहां पर ट्रक अटक सकता है, लेकिन मैं वहां से ट्रक को गुजार सकता हूँ। तो किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हिंसुक को कहता है, तो चलो फिर हम वहां से ही जाएंगे, बाकी उन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल सकता हूँ, चलो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। किम ये बात कर ही रहा होता है, इतने में सामने से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। तो हिंसुक ये सुनकर सामने की तरफ देखता है। सामने की तरफ हमें एक और मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन मॉन्स्टर्स के साथ अकेले ही फाइट कर रहा होता है, लेकिन ऑर्क मॉन्स्टर अकेला ही उन मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाता और वो मॉन्स्टर ऑर्क मॉन्स्टर की बोटी बोटी नोच लेते हैं और फिर हमें उस ऑर्क मॉन्स्टर की हड्डियां हवा में लहराती हुई दिखाई देती हैं। तो ये नज़ारा देखकर किम और हिंसुक दोनों ही थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। फिर हिंसुक डरते हुए कहता है, मिस्टर किम, क्या आपको अभी भी लगता है कि आपका जो आइडिया है यहाँ से जाने का वो ठीक है? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमें यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए और किसी और रास्ते से जाना चाहिए। तो किम हिंसुक को कहता है, क्या तुमने एक गेम के बारे में सुना है जिसमें 2 रेसिस एक दूसरे के साथ वॉर करती हैं और उस गेम का नाम स्टार है? तो मिस्टर हिंसुक कहते हैं, हाँ मेरी जनरेशन का कोई भी उस गेम के बारे में जानता है। तो किम कहता है, उस गेम में एक स्ट्रेटजी की मदद से हम सामने आने वाले एनिमीज को एक इस तरह की लोकेशन में ट्रैप कर सकते हैं कि जिससे अगर वो सामने से आ रहे हों तो हम उन्हें मार सकते हैं। तो हिंसुक मन में सोचता है, क्या रियल लाइफ में एक गेम की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर ये मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है? किम कहता है, तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, तुम्हें बस उस ब्रिज के दरमियान में जाकर ट्रक को रोक देना है, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। तो ये सुनकर हिंसुक कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो हिंसुक ट्रक को जब उस ब्लॉक हुए रास्ते से गुजारने लगता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा आवाज होती है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स का ध्यान उनके ट्रक की तरफ आ जाता है। किम सिस्टम विंडो की तरफ देखकर बात करते हुए कहता है, मुझे लगता है इस प्रकार की सिचुएशन में इस चीज का यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे इतनी जल्दी इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली किम ने जो एक ऑटो शिप की एबिलिटी थी उसे माना स्टोन्स को देकर अनलॉक कर लिया था। किम ट्रक के पीछे से दरवाजा खोलकर निकलते हुए सिस्टम को कहता है, अब मेरे पास जितने भी माना स्टोन बचे हैं उनका यूज कर शिपमेंट की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दो, मतलब कि
जो शिपमेंट की पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी उसे माना स्टोन देकर किम बढ़ा लेता है ताकि मॉन्स्टर्स पर अगर कोई चीज हिट हो तो उसका इफेक्ट मॉन्स्टर पर ज्यादा पड़े। किम सामने की तरफ हाउंड्स को देखता है और कहता है, अब आ जाओ, मैं तुम सबको मारने के लिए तैयार हूँ। तो वो हाउंड्स जैसे मॉन्स्टर्स किम की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ने लग जाते हैं तो किम को सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि जो एक रेफ्रिजरेटर है उसको लॉजिस्टिक सेंटर से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है जिसकी प्राइस इतनी है। हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स की तरफ एक डबल डोर फ्रिज बहुत ही ज़्यादा स्पीड से शिफ्ट होता है और बहुत से मॉन्स्टर्स को उड़ा कर ले जाता है। इसी तरह से 3-4 डबल डोर फ्रिज बाहर की तरफ शिफ्ट होते हैं और हाउंड्स की दचियां उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से किम के पास थोड़ी ही देर में 12 माना स्टोन इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये देखकर किम कहता है, वाकई में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। अब हमें बताया जाता है कि क्यों किम ने एक्स की जगह फ्रिज को यूज़ किया है। असल में किम ने टनल में मॉन्स्टर्स को मारते मारते ये नोटिस किया कि उसकी एक्स का साइज बड़ा नहीं है, इसीलिए कुछ मॉन्स्टर्स उसकी एक्स को डॉज कर लेते हैं। लेकिन अगर शिप होने वाली चीज़ का साइज और स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उसे कोई भी चीज़ डॉज नहीं कर पाएगी। उसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स डॉज नहीं कर पाएंगे। किम हमें बताता है कि उसने एक्स को यूज़ करने की जगह फ्रिज को ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि दूसरे मॉन्स्टर्स फ्रिज को लगने के बाद डर जाते हैं। लेकिन इन हाउंड्स की बात अलग होती है जो कि ग्रुप्स में अटैक करते हैं। दूसरे मॉन्स्टर्स को अगर मारा जाए तो उन स्पीशीज का दूसरा मॉन्स्टर थोड़ी देर बाद डरते हुए अटैक करता है, लेकिन ये हाउंड्स लगातार जब तक इनका एनिमी मारा नहीं जाता तब तक उस पर अटैक करते रहते हैं। और इन हाउंड्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक्स को इजीली डॉज कर सकते हैं, जैसे कि टनल में बार्बेरियंस ने किया था। लेकिन फ्रिज को लेकर मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये इसे डॉज नहीं कर पाएंगे। और मैंने आसपास का एरिया इसीलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर एक ही ब्रिज है और एक ही रास्ता है जहाँ से एनिमी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। और अब हम देख पाते हैं कि हाउंड्स की तादाद खत्म ही नहीं हो रही होती और किम बार बार हाउंड्स को मरते हुए देखकर बोर हो जाता है, क्योंकि जब भी हाउंड्स किम के सामने आकर गुर्राते तो फ्रिज जाकर हाउंड्स को लगता और हाउंड्स मारे जाते। ये देखकर किम उबासी लेते हुए सिस्टम को कहता है, सिस्टम अब ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसी तरह से सेट कर दो और हाउंड्स को इसी तरह से मारते रहो। सिस्टम भी कंटिन्यूसली फ्रिज को बाहर की तरफ शिफ्ट करते रहता है और हाउंड्स को हंट करते रहता है, लेकिन हाउंड्स के नंबर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। लेकिन फिर से एक फ्रिज आता है और हाउंड्स को मार देता है। तो हमें हिंसुक को दिखाया जाता है जो शीशे में देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये बंदा कंटिन्यूसली फ्रिजेस को बाहर फेंकता जा रहा है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक्स को बाहर की तरफ फेंक सकता है और यही नहीं, ये बहुत से फ्रिजेस को कंटिन्यूसली बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फ्रिजेस बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहा है उन्हें दोबारा से अपने सिस्टम में रिट्रीव कर लेगा और उनके डैमेज को रिपेयर करके दोबारा से वही फ्रिज बना लेगा। कहीं इस तरह का सिस्टम इसके पास तो नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास इनको कॉपी करने की कोई एबिलिटी हो। किम हिंसुक के पास आता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? तो हिंसुक किम से पूछ ही लेता है कि तुम्हारा स्टॉक अनलिमिटेड है क्या? तो ये सुनकर किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। और फिर किम हिंसुक को कहता है, क्या तुम्हें ये पहले पता नहीं था? तो हिंसुक ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और किम को कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम जो एक्सेस रिट्रीव कर लेते हो उन्हें ही दोबारा यूज़ करते हो। किम कहता है, नहीं, मैं तो उन्हें इसीलिए दोबारा रिट्रीव करता था क्योंकि अगर वो सड़क पर
इसी तरह से बिखरे रहेंगे तो किसी को उससे चोट लग सकती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। तो हिंसुक फिर से कंफर्म करने के लिए किम से पूछता है कि वाकई में तुम्हारे पास जो स्टॉक है वो अनलिमिटेड है। तो किम कहता है हाँ यार, तुम इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए। और हम देख पाते हैं कि पीछे की ओर अभी भी ऑटो शिपिंग का काम चल रहा होता है और हाउंड्स हवा में लहरा रहे होते हैं। तो हमें फिर से अंदर की तरफ हिंसुक को दिखाया जाता है जो किम से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी देर से हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में ठीक से नहीं पता था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो किम कहता है कोई बात नहीं। तो क्या तुम्हें उस दिन के बारे में याद है जब हम टनल में वेवेरियंस को हंट करने के लिए गए थे, टनल की स्काउटिंग करने के लिए गए थे। तो हिंसुक कहता है हाँ मुझे याद है क्योंकि वो कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। तो किम कहता है उस दिन तुम्हारा मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। तो हिंसुक ये सुनकर कहता है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि तुमने हमारे लिए उस टनल को क्लियर किया है जिसकी वजह से हम अपनी फैमिलीज के पास जा सकते हैं और यहाँ से मेरे घर की दूरी 1 घंटा है। हम पूरे 1 घंटे के बाद मेरे हाउस तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोग ठीक होंगे और अभी भी अपने घर में ठीक सही सलामत रह रहे होंगे। तो किम हिंसुक को परेशान होता हुआ देखकर हिंसुक का ध्यान बटाने के लिए कहता है आखिरकार तुम अपनी फैमिली के साथ मिलने वाले हो, लेकिन क्या तुम इन कपड़ों के साथ अपनी फैमिली से मिलोगे। तो हिंसुक जब अपने कपड़ों की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि हिंसुक के कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो गए होते हैं। किम कहता है अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है तो तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े सिलेक्ट कर लेने चाहिए। तो हिंसुक कहता है मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी जान भी बचाई और अब मेरे कपड़े सेलेक्ट करने में भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। तो ठीक है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास उस तरह के कोई कपड़े होंगे। तो हमें थोड़ी देर बाद हिंसुक को दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छे लुक में आ गया होता है। तो किम कहता है लगता है यहाँ पर सारा का सारा काम खत्म हो चुका है तो चलो हमें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करना चाहिए। तो हिंसुक कहता है तो चलो फिर अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लो। हिंसुक एक्शन में आता हुआ कहता है अब तुम्हें सीट को कसकर पकड़ लेना चाहिए क्योंकि अब हम 20 मिनट में ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। हम देखते हैं कि हिंसुक वाकई में एक्शन में आ गया होता है और एक प्रोफेशनल की तरह गाड़ी को चला रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जाकर हिंसुक ब्रेक मारता है तो किम कहता है अरे यार तुम्हें इतने स्पीड में चलाने की क्या ज़रूरत थी, हम आहिस्ता से भी आ सकते थे और आखिरकार तुमने यहाँ पर गाड़ी को क्यों रोक दिया। तो हिंसुक कहता है क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। तो किम बाहर देखता है तो बाहर की बिल्डिंग टूट गई होती है और उसका मलबा बाहर की तरफ बिखरा हुआ होता है और वहाँ पर बिल्डिंग्स का बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है। किम आसपास देखकर कहता है लगता है ये सारा का सारा एरिया और यहाँ की सारी बिल्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा ओल्ड रही हैं, इसीलिए ये मामूली सा अर्थक्वेक आने की वजह से ही कोलैप्स हो चुकी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई डेड बॉडी दिखाई क्यों नहीं दे रही। अब हमें हिंसुक को दिखाया जाता है जो अपने घर के सामने आ गया होता है और अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजे को खोलने में बहुत ही ज़्यादा देर लगा रहा होता है क्योंकि उसे ये टेंशन होती है कि उसके घर वालों को कुछ हुआ तो नहीं। तो किम भी सोचते हुए कहता है कि अगर मैं भी हिंसुक की जगह होता तो मैं भी दरवाजे को खोलने में बहुत ही ज़्यादा देर लगाता क्योंकि अपने चाहने वालों को मरते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। अगर मुझे भी पहले से ही पता होता कि मेरी फैमिली ठीक है तो मैं इस दरवाजे को जल्दी से खोल लेता, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में कोई भी फैमिली मेंबर दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। तो किम हिंसुक के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इस दरवाजे को खोल सकता हूँ। तो हिंसुक किम को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। तो जब किम आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगता है तो कोई और ही दरवाजे को अंदर से खोल देता है। वहाँ से एक लेडी और एक
छोटी सी बच्ची निकलती है और लेडी कहती है हनी और बच्ची कहती है डैड। हिंसुक की वाइफ हिंसुक को देखकर कहती है वाकई में ये क्या ये तुम हो। तो हमें हिंसुक को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो अपनी फैमिली के गले लग जाता है और सभी रोने लग पड़ते हैं। हिंसुक अपनी वाइफ को कहता है कि तुमने अंदर से दरवाजे को क्यों खोला, अगर हमारी जगह कोई और होता तो हिंसुक की वाइफ कहती है मैंने बाहर की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनी थी जिनको सुनकर मैंने पिन होल से बाहर की तरफ देखा तो तुम थे, तो इसीलिए मैंने दरवाजे को खोल दिया। तो हिंसुक की बेटी भी हिंसुक के पाँव के साथ लग जाती है और रोते हुए कहती है डैड आप बहुत ज़्यादा गंदे हो, आप बहुत ही ज़्यादा लेट आए हो। और वाकई में इस फैमिली का रीयूनाइट होने का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।